पिछले कुछ वीडियोस में हमने नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। इस वीडियो में हम लोग दो बातों को पढ़ने वाले हैं, दो पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। उसमें पहला पॉइंट है व्हाट इज द आइसोमेरिज्म, कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है आइसोमेरिज्म। एंड द सेकंड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग दो बातें पढ़ेंगे, पहला व्हाट इज आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले अपन जाते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो आइसोमेरिज्म पढ़ना है उससे पहले अपन एक थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं, फिर अपन इसको लिखेंगे। आइसोमेरिज्म क्या है, देखिए देखिए मैंने आपको दो कंपाउंड लिखे हैं। सपोज कर लीजिए मैंने लिख के दिया आपको CH3 CH2 CHO। ये कंपाउंड है CH3 CH2 CHO। इस कंपाउंड को अगर मैं, क्योंकि अभी हमने हाल ही में बहुत सारे वीडियोज में नोमेनकल्चर पढ़ा है, तो अगर मैं इसका नोमेनकल्चर करूं, इसका नेमिंग करूं तो क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर इसमें फंक्शनल ग्रुप है CHO। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स होता है एल। क्या होता है? एल। दिस इज द ओपन चेन कंपाउंड। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन पेरेंट चेन? तो यहां 1 2 3, 3 मीन्स प्रोप। प्रोप सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है तो क्या लिखते हैं? एन। पर ई ड्रॉप कर दिया ना, एन इन आइन का टर्मिनल ई ड्रॉप करते हैं कब? जब सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट विद AEIOU। तो प्रोपेन 1 एल, तो दिस इज योर प्रोपेनेल। एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, देखिए CH3 CO CH3, ये A हो गया अपना, ये B हो गया अपना। CH3 CO CH3, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिख रहा है ना, CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन ऑन बोथ साइड्स। और इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। पीछे के वीडियोस पढ़े हैं तो आपको जरूर पता है कीटोन। और कीटोन का सफिक्स होता है ONE, ऑन। पेरेंट चेन दिख रहा है तो प्रोप एन प्रोपेन 2 ऑन। सही है ना, प्रोपेन 2 ऑन। और इसमें भी ई ड्रॉप कर दिया। इसका एक जो पॉपुलर नेम है कॉमन लैंग्वेज में, वो क्या है? एसीटोन। तो दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, दोनों एग्जांपल्स को लिखने का एक रीजन है। देखिए इन दोनों एग्जांपल्स का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो चेक करिए। क्या चेक करना है? मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला। तो बताइए क्या आएगा इनमें, गिन के बताइए मुझे कि कार्बन कितने हैं। सबसे पहले कार्बन बताइए। तो 1 2 3, इस वाले में भी देखो 1 2 3, तो C3। हाइड्रोजन बताइए 3 + 2 5 + 1 6। क्या नीचे वाले में चेक करो, 3 + 3 6, और ऑप्शन 1। तो दोनों ही कंपाउंड्स का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है, C3H6O। सही बात है। तो दोनों कंपाउंड्स जो है वो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला कंटेन किए हुए, पर क्या दोनों कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है? आप कहोगे सर केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमने पढ़ा था होमोलोगस सीरीज के दौरान, फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ा था। तो हमने उस समय एक बात पढ़ी थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय ए ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम, एंड दीज एटम और ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो फंक्शनल ग्रुप से डिटरमाइन होता है। क्या इन दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। एक में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स के पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफर है। और हमने शुरू से कहा कि सेम फंक्शनल ग्रुप्स कंटेन करने वाले कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होती है। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो मोस्टली डिटरमाइंड बाय, या मोस्टली जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? फंक्शनल ग्रुप करता है। अब यहां दोनों के पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। या ये सीधी सरल शब्दों में ये कह दे इन द सिंपल वर्ड्स कि दो डिफर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये दो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और वो तो दिख रहा है ना, एक प्रोपेनेल है, एक प्रोपेन 2 ऑन है। ये दो अलग अलग, दो डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, बट इनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। कुछ बच्चों को शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं उनके लिए एक बात जरूर कह दूं कि मोलिकुलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो देता है गिवन एक्यूरेट नंबर ऑफ
एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। समझ में आई क्या बात? एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स का एक्यूरेट नंबर बताए। जैसे देखिए ये एक फॉर्मूला लिखा आपने C3H6O, तो ये एक्यूरेट नंबर को बता रहा है कि साहब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम 3 होंगे, हाइड्रोजन एटम 6 होंगे, ऑक्सीजन एटम 1 होगा। तो इस तरीके का जो फॉर्मूला होता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं उस बात को। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें सही सही इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर आपसे कहा जाए NH3, तो NH3 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्योंकि उसमें अपने को जानकारी मिल गई कि नाइट्रोजन यहाँ 1 एटम है और हाइड्रोजन यहाँ 3 एटम है। पर कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें सही इंफॉर्मेशन तो मिलती है बट नंबर ऑफ एटम्स की ना मिलकर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स की मिलती है। जैसे देखो C3H6O को अगर मैं रेशियो वाइज करूं तो मैं लिख सकता हूं इसको 1:2:1। क्या रेशियो बनेगा इसका भाई? बोलो, इसका रेशियो बनाएगा। अपन इसका रेशियो निकाले तो कोई रेशियो निकल सकता है क्या इसका? पहले चेक करिए इसका क्या रेशियो हो सकता है। इस फॉर्मूले का रेशियो नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि 3, 6, 1, तो रेशियो कैसे बनेगा? एक का क्या करेंगे फिर? तो इसका नहीं बन रहा। पर अब यहां आइए एक बार, अगर मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं ग्लूकोज C6H12O6, आ रही क्या मेरी बात समझ में? क्या फॉर्मूला दिया हमने आपको? C6H12O6। C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। इस फॉर्मूले से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इस फॉर्मूले से इंफॉर्मेशन मिलती है हमें कि इस ग्लूकोज में, ग्लूकोज जो भी है, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है। करेक्ट है ना? तो यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स। और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पर इसी को अगर मैं ये कह दूं, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, इसी को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं CH2O लिख सकता हूं। क्यों? 6:12/6 का रेशियो निकाल दीजिए। 6:12/6 का रेशियो निकालिए तो 6 इंटू 6 में 6 का भाग लगाइए तो 1:1। तो दिस इज द अनदर फॉर्मूला। अब मुझे एक बात बताइए, इस फॉर्मूले से क्या आपको एक्यूरेट नंबर्स का इंफॉर्मेशन मिल रहा है या रेशियो का इंफॉर्मेशन मिल रहा है? तो आपको सर यहां तो रेशियो का इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे वो किस रेशियो में होंगे? 1:1 के रेशियो में होंगे। 1:1 का मतलब अगर अब देखिए एक बात समझना, 1:1 तो कब है? सुनना मेरी बात। अगर मैं कह दूं कार्बन 2 तो कार्बन 2 C2, तो इसका डबल कर दीजिए H4O2। क्या यहां 1:1 का रेशियो नहीं है ना? 1:1 रेशियो निकालना आता है ना। अगर मैं C3 लिखूं तो C3H6O3, क्या ये 1:1 का रेशियो नहीं है? C4H8O4, ये भी 1:1 का रेशियो है। इस तरीके से ग्लूकोज का भी देख लीजिए C6H12O6, ये भी 1:1 का रेशियो है। तो मैं जो कह रहा हूं उसको थोड़ा सा समझना। ये अपन इनऑर्गेनिक वाले पोर्शंस पे चले गए थोड़ा सा, फिर भी अपने को पता होना जरूरी है। तो हमने कहा कि एक फॉर्मूला तो ये लिखा जा रहा है जो हमें देता है एक्यूरेट नंबर ऑफ एटम्स का इंफॉर्मेशन। एक फॉर्मूला ये है इसका जो हमें बताता है रेशियो को। पर रेशियो में तो ये भी हो सकता है फॉर्मूला, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन सभी में रेशियो यही है। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए। ये जो फॉर्मूला है, ये जो क्या दे रहा है आपको? इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंफॉर्मेशन किसकी? अबाउट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, है ना? किसकी दे रहा है? इंफॉर्मेशन अबाउट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। उसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला।
आप 11th में अभी अपन जब पढ़ रहे हैं तो शुरुआत से ही पढ़ेंगे पूरा इंपिरिकल फॉर्मूला। तो दो प्रकार के फॉर्मूले हो गए, मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला। यहाँ जो मैंने लिखा है वो मोलिकुलर फॉर्मूला है, न कि इंपिरिकल फॉर्मूला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग इंपिरिकल फॉर्मूले की स्टडी नहीं कर रहे, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला की स्टडी करें। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला लिखा है ये मोलिकुलर फॉर्मूला है और ये हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स की। किस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। पर यहां देखिए ध्यान से, ये दोनों ही जो कंपाउंड्स हैं इन दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनको हम बोलते हैं आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर ऑफ ईच अदर, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो सीधे शब्दों में अगर अपन समझे तो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, सिमिलर होंगे, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होती है। यानी कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। समझ में आ रही है क्या बात? मैं फिर क्लियर कर दूं, हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। दे हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but they contain different physical and chemical properties are called isomers, and this phenomenon is called isomerism। तो easiest है ना ये चीजें, कोई टिपिकल वर्क नहीं है। तो अपन अगर इसका डिफाइन करके लिखे तो क्या लिखेंगे, ये तो हमने सीखा है, ऐसे डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे कंपाउंड्स और अपन कुछ किताबों में है ना किताबी ज्ञान लगाए तो 2 और मोर कंपाउंड्स। भाई सीधी सी बात है, कंपैरिजन जब होता है तो किन्हीं दो के बीच, कम से कम 2 के बीच तो कंपैरिजन होगा, 2 या उससे ज्यादा के बीच कंपैरिजन हो सकता है, सिंगल का कंपैरिजन थोड़ी होता है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट क्या डिफरेंट है, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड isomers, and this phenomenon is called isomerism। समझ में आई बात? तो क्या कह रहे हैं, फिर से चेक कर लीजिए कि ऐसे कंपाउंड्स, 2 और मोर कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिमिलर है, बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों जो कंपाउंड्स है ए एंड बी आर आइसोमर्स, सही है ना। ये ए और बी एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है, और ये जो फिनोमिना कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म। आपको एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, देखिए इजी एग्जांपल से अपन देखेंगे। एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, मैं पहले लिख देता हूं, चलो। मोलिकुलर फॉर्मूला जो हमने यूज करना है वो है C5H12। C5H12 एल्केन है ना, कितने कार्बन की एल्केन है, आपको सर कैसे, अरे एल्केन ही है ना, ये CnH2n+2, तो दिस इज द एल्कीन C5H12। इसमें 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन लगे हुए। अब देखिए इसको इसका एक स्ट्रक्चर तो मैंने ये बनाया, CH3 CH2 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 एंड CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन कैलकुलेट करिए, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 3 12, सही, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। और इसका नेम हो गया एन पेंटेन, सही है क्या। एन कब लगाते हैं, नॉर्मल कब लिखते हैं, जब स्ट्रेट चेन हो, तो स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है। अब पेंटेन क्यों, 5 कार्बन का एल्केन है, 5 कार्बन एल्केन है, पेंटेन,
सेकंड, इसी को मैंने लिखा, फिर से देखो, ठीक है, ये अनोदर लिख दिया, चेक करिए इसको। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन, यस और नो। 12 है क्या, देखो हाइड्रोजन, 3 + 1 4, 4 + 3 7 + 2 9 + 3 12, पर है क्या ये, आइसोपेंटेन। नोमेनक्लेचर तो पढ़ा दिया आपको, तो पता ही है, आइसोपेंटेन। ठीक है, इसके बाद मैंने एक एग्जांपल इसी कैटेगरी में और बनाया, CH3 C, CH3 CH3 CH3, चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 3 3 3 3 को 4 टाइम किया तो 12 है। दिस इज योर नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब एक बात बताइए, क्या ये 3 डिफरेंट एल्केन है? क्या ये 3 डिफरेंट एल्केन नहीं है? दीज आर 3 डिफरेंट एल्केन्स एंड दीज आर 3 डिफरेंट एल्केन्स, इट मींस दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, कारण है उसका को थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि दे आर ऑफ्टन फ्रॉम ए होमोलोगस सीरीज। ये सभी एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर है ना, किसके, एल्केन सीरीज की। और हमने पढ़ा था ना, होमोलोगस सीरीज जो होती है उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। क्यों? क्योंकि उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सिमिलर होता है। एल्केन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप वैसे होता नहीं है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो यहाँ सिमिलर है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, याद है कि आपको? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है स्ट्रक्चर्स पे, डिपेंड करती है ज्योमेट्री पे, डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफर होगी। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर हमने बनाई है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, क्या इन तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? चेक कर लीजिए, ऑल 3 हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। तो हमारी जो कंडीशंस थी आइसोमेरिज्म के लिए, उसमें पहली कंडीशन क्या थी, हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। तो पहली क्राइटेरिया को तो ये क्या कर रहे हैं, करेक्टली फॉलो कर रहे हैं ना, कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। एंड सेकंड क्या था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होने चाहिए, वो यहां भी होते हैं। तो ये दोनों ही क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं कि ऑल 3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑल थ्री आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है, और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आई थिंक ये इजी वर्क है, कोई ज्यादा टिपिकल वर्क है नहीं। तो आइसोमेरिज्म को समझने में कोई कंफ्यूजन अब किसी को नहीं होगा शायद। सीधी सी बात है कि कंपाउंड्स, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। CH3 CH2 CH2 OH, और दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा CH3 CH OH CH3, ठीक है। और तीसरा मैंने लिख दिया CH3O CH2 CH3, ठीक है। अच्छा चलिए इनको कंपेयर करके देखते हैं। देखिए एक बात समझना ध्यान से, ये जो 3 सब्सटेंस हमने लिखे हैं, तीनों में 2 एल्कोहलिक कंडीशंस वाले दिखाई दे रहे हैं ना, OH ग्रुप कंटेन कर रखा है, तो 2 एल्कोहल है और एक डाइवेलेंट ऑक्सीजन है जिसके पास, वो ईथर है। तो ये 2 एल्कोहल है और ये एक ईथर है, पर ये 3 कंपाउंड हो गए। चलिए A B एंड C, इनको कंपेयर करते हैं। तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखवाइए, क्या सेम है? अगर सेम नहीं है तब तो आइसोमेरिज्म में इनकी स्टडी करना गलत होगा। क्यों? क्योंकि आइसोमर्स ही नहीं है। आइसोमर्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखिए कितने कार्बन है, तो कार्बन नंबर लाइए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो C3 करेक्ट है तीनों। हाइड्रोजन नंबर लाइए 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8, इसमें भी चेक करो 3 4 5 8, यहां भी देख लेते हैं 3 2 5 3 8, और ऑक्सीजन कितना है, 1। यही तो 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दीज, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये उनका नंबर है। तो मैं ये मानूं क्या, A B एंड C कंटेन सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, बोलो भाई।
आप ये इसमें यस करोगे। इसमें नो करने का कारण भी क्या हो सकता है? कोई कारण नहीं, क्योंकि इन तीनों के पास सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये तो सबको दिख रहा है। तो ए बी सी जो तीन कंपाउंड्स हैं दे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, पर क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? तो देखिए ये तो ईथर है, यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप है ईथर, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल्स, तो यहाँ दिखाई दे रहा है साहब फंक्शनल ग्रुप जब चेंज होता है तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज है। अब आप ये कह सकते हो सर इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्यों? इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी का रीजन ये है कि इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम है। पर एक बात बताइए, क्या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी सेम है? नहीं है ना। जैसे इसका नेम बनाए तो आप इसका नेम बनाते प्रोपेन 1-ol, जबकि इसका नेम क्या होता प्रोपेन 2-ol। तो दो डिफरेंट कंपाउंड है तभी तो दो डिफरेंट नेम आ रहे हैं, प्रोपेन 1-ol, प्रोपेन 2-ol। और OH ग्रुप की जब पोजीशंस बदलती है तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को मिलता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा चेंज क्यों नहीं देखने को मिल रहा? बोथ A एंड B हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, पर जैसे ही OH का फंक्शनल ग्रुप का पोजीशंस बदलता है तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज मिल रहा है। तो कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज है, कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज है। चेंज तो है ही, पर तीनों की मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो A, B एंड C कंटेन सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, सही बात है। तो इनके क्या देखने को है? इनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंसेस किस में है? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस है। तो हम इनको क्या मान लें? आइसोमर्स मान लें। यही तो दो क्राइटेरिया है अपने पास। तो दीज आर आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि सीधी सरल बात यही है कि कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। याद रखना मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है और आपने आइसोमेरिज्म कह दिया। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but differ in physical or chemical properties are called isomers and this phenomenon is called isomerism। जैसे देखो अपन एक बात देखते हैं कि अगर मैंने मान लीजिए ये लिख के दिया CH3 CH2 CH2OH और दूसरा कंपाउंड आपको दिया CH3 CH2 CHOH CH3 और कहा कि ये दोनों बताइए आइसोमर्स हैं क्या? तो बड़ा आसान आपके लिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ कार्बन नंबर 3 है जबकि यहाँ कार्बन नंबर 4 है, तो C3 है, ये C4 है। तो क्या इनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होंगे? क्या मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम कब होते हैं? जब कंपाउंड्स है सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ सेम नंबर ऑफ एटम तो नहीं है, तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला सिमिलर नहीं होने की वजह से इनको आइसोमेरिज्म में कैलकुलेट नहीं करेंगे, उन पर पढ़ेंगे नहीं। दे आर नॉट आइसोमर्स, ये आइसोमर्स है ही नहीं, सीधी सी बात ये हो गई। ठीक है, अब आते अपन क्लासिफिकेशन पे, आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन शॉर्टर टर्म में अपन यहां देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में इसको डिस्क्राइबली देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी आइसोमेरिज्म है, अभी हमने पढ़ा है ना आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म को हम मेनली दो भागों में बांटते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो क्लास अपन बनाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। का क्या मतलब है? देखिए ऐसे आइसोमर्स, आइसोमर्स का मतलब जान गए ना, आइसोमर्स तो वो होंगे जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं। पर यहां क्या है कि ऐसे आइसोमर्स जिनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं। समझ में आई क्या बात? स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा ना प्रोपेन 1-ol प्रोपेन 2-ol, तो प्रोपेन 1-ol और प्रोपेन 2-ol के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है ना, कि OH ग्रुप का जो पोजीशन है वो एक नंबर है और एक में 2 नंबर है। तो इस तरीके के जो आइसोमर्स होते हैं वो चले जाएंगे स्ट्रक्चरल कंडीशंस में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होता है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होते हैं इनमें एक्चुअल में स्ट्रक्चर तो सिमिलर होती है पर प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं। ये मोस्टली दो प्रकार के अपन देखते हैं, एक जियोमेट्रिकल जिसको सिस ट्रांस के नाम से भी जानते हैं, और एक होता ऑप्टिकल। ये हमारे 11th के सिलेबस में नहीं है तो एक बार अपन इस पर डिस्कस नहीं करना चाह रहे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पर हमने कहा ना कि 11th में नहीं है ज्यादा डिस्क्राइबली, तो अपन एक बार इसको छोड़ देते हैं। हम तो इस पे आते हैं कि आइसोमेरिज्म की जो पहली क्लास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके कई टाइप्स हैं। इसमें एक टाइप आप पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म।
देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो पेरेंट चेन है उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन जानते हो ना, यानी कि पेरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए नो डाउट, पर पेरेंट चेन जो होगी वहां आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और पेरेंट चेन में किसका डिफरेंस देखने को मिलेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का, तो वो आप चेक करना। इसके बाद जो अगला है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, जो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, उनके पोजीशंस में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तीसरा जो हमारा है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये तो अभी अभी हमने एक एग्जांपल में देखा भी था। कौन से वाले में? जब आपने कहा कि CH3 CH2 CHO और CH3 CO CH3, अभी पढ़ा था ना इन दोनों को। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है ना, एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन। तो ऐसे आइसोमर्स जिनके फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा मेटामेरिज्म। ये आगे पढ़ेंगे। मोस्टली ये ईथर जैसे कंपाउंड्स में देखने को मिलता है, जहां डाइवेलेंसी या डाइवेलेंट से ज्यादा हो कंडीशंस, वहां मिलेगा। एक अपने पास है ट्यूटोमेरिज्म, ठीक है। एक छोटा सा नाम और पढ़ लेते हैं, हालांकि वो अपने सिलेबस से तो आउट चला जाएगा। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। पर हमें मेनली 1 2 3 4 5 पे फोकस करना है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन कि आइसोमेरिज्म को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या देखने को मिलेगा? जो न्यूक्लियर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें ही डिफरेंसेस हो जाएंगे। वो डिफरेंस चेन में क्रिएट हो रहा है तो चेन आइसोमेरिज्म, वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप्स के नंबर पे, पोजीशंस पे हो रहा है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। वो अगर फंक्शनल ग्रुप्स में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म, ये दो थोड़े टिपिकल वर्क है, अपन इसको अलग से पढ़ेंगे। एक है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, क्लियर होगी बात। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी दो पार्ट्स हैं, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये सिलेबस में नहीं है पर हालांकि इसको भी थोड़ा बहुत अपन जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन एक एक करके इनको डिस्क्राइबली पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।